नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चंद्र ITI के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल हमने मैग्नेटिज़्म चैप्टर के कुछ क्वेश्चन को किए थे, यानी कि मैग्नेटिज़्म चैप्टर का पहला पार्ट मैंने आपको दे दिया है। और UPPCL TG2 के लिए जो भी मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, ये बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैं लेता हूँ। तो उसका पहला पार्ट मैंने बनाया था और जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन और कुछ थ्योरी का पार्ट आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें, तो उससे आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज और हो जाएगा। आज हम इसी सीरीज़ में दूसरे पार्ट की बात करेंगे और मैग्नेटिज़्म ही वो चैप्टर रहेगा। तो इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के ज़रिए थ्योरी कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि दोस्तों थ्योरी केवल अलग ले चल पाना अभी पॉसिबल नहीं है। तो मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और उसी के थ्रू आपको जो है थ्योरी कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 20वां क्वेश्चन अपना है, किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकत्व ग्रहण करने की योग्यता क्या कहलाती है। दोस्तों देखिए अलग अलग टाइप के इनके इसमें टर्म्स आएंगे। तो एक टर्म होता है रिटेंटिविटी। तो रिटेंटिविटी का मतलब होता है कि अगर किसी पदार्थ को मैग्नेट के क्षेत्र में रखने पर उसमें अगर मैग्नेट का गुण आ जाता है तो उसको रिटेंटिविटी कहा जाता है, यानी कि चुंबकत्व का गुण उसमें विद्यमान है तो उसको क्या कहा जाता है, रिटेंटिविटी कहा जाता है। और जो उसमें बचा हुआ मैग्नेट है उसको रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या अवशिष्ट चुंबकत्व कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो हमारा बी होगा, रिटेंटिविटी। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या लिखा है, हिस्टैरिसीस हानियाँ कम करने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा हर एक पेपर में पूछा जाता है। हिस्टैरिसीस हानियों को कम करने के लिए बेसिकली हम लोग सिलिकॉन स्टील की कोर का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं, जो हिस्टैरिसीस नियतांक उसका होता है, हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट होता है, उसकी वैल्यू जो होती है वो काफ़ी कम होती है। ईटा से हम डिनोट करते हैं, इसलिए हम सिलिकॉन स्टील का यूज़ करते हैं। और दोस्तों कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि एडी करंट हानियों को कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो एडी करंट हानियों को कम करने के लिए हम बेसिकली जो कोर यूज़ करते हैं वो लैमिनेटेड होती है। लैमिनेटेड का मतलब होता है पत्तियों में बढ़ जाना, ठीक है ना, पत्तियों में बढ़ जाना, छोटी छोटी पत्तियों में। आपने पंखे की कोर या ट्रांसफार्मर की कोर देखिए तो उसमें पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं, तो उनको स्ट्रिप्स में इसीलिए बांटा जाता है ताकि एडी करंट हानियाँ कम हो सकें। दोस्तों तो ये दो टाइप के क्वेश्चन आपके इस एक क्वेश्चन से बनते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सिलिकॉन स्टील की कोर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिए क्या लिखा है 20 नंबर क्वेश्चन, मृदु फेराइट का हिस्टैरिसीस लूप कैसा होता है। तो दोस्तों मृदु फेराइट का जो हिस्टैरिसीस लूप है वो वर्गाकार होता है, यानी बी आंसर होगा। 22 का जो आंसर होगा वो आपका बी होगा, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए लिखा हुआ है, किस प्रकार का विद्युत धारा प्रवाह उत्पन्न होगा जब विद्युत धारा घुमावदार तरीके से लपेटते हुए तारों में प्रवाहित हो। दोस्तों अगर कोई आपने वायर लिया है और उसको ऐसे आपने उसकी कॉइल बना ली है, ठीक है ना दोस्तों, अगर आप इसमें करंट अब आप देंगे तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होगा वो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होगा। क्या होगा, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट पैदा होगा, यानी चुंबकीय प्रभाव पैदा होगा। तो यही क्वेश्चन बोल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा वो बी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ कठोर चुंबकीय पदार्थ से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों जो निकेल और लौह होते हैं वो कठोर चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, नर्म चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो इसका आंसर जो जाएगा 25 का ए जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए अच्छे से आप लोग, क्या लिखा हुआ है 26 में, निम्न में से कठोर चुंबकीय पदार्थ का अनुप्रयोग है। तो कठोर चुंबकीय पदार्थ दोस्तों ट्रांसड्यूसर, टेलीविज़न ट्यूब और ऑडियो स्पीकर सभी में यूज़ होते हैं, यानी कि इसका आंसर होगा ये सभी, यानी कि डी आंसर होगा 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग करते हैं। 27 में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा पदार्थ कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है। कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 27 की बात बोली जा रही है। तो यहाँ पर जो नर्म लोहा है दोस्तों, उससे कृत्रिम चुंबक नहीं बनाया जाता है, ठीक है ना। कौन सा, देखिए एक बार क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो आंसर सी होगा, नर्म लोहा। इससे हम लोग क्या करते हैं, कृत्रिम चुंबक नहीं बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हो चुका है, 28 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्या लिखा है, मोटर्स तथा जनरेटर में निम्न में से कौन सा चुंबक प्रयोग किया जाता है। मतलब मोटर्स और जनरेटर में कौन सा चुंबक प्रयोग किया जाता है, तो आप सभी को पता है वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, यानी कि जो अस्थायी चुंबक होता है वो होता है, जिसको टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं। उसके अलावा स्थायी चुंबक यूज़ नहीं किया जाता है जनरेटर में और मोटर में ज़्यादातर। तो इसका आंसर होगा अस्थायी चुंबक, यानी कि सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 आप सभी लोग देखें। लिखा है नीचे चुंबक के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कृत्रिम चुंबक होते हैं, एक स्थायी चुंबक और एक अस्थायी चुंबक, यानी टेम्परेरी और मैग्नेट। तो ये कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद लिखा है इस्पात की छड़ को चुंबकीय प्रेरण के द्वारा चुंबक बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल ये भी कथन सही है। जो स्टील की रॉड है उसको मैग्नेटिक इंडक्शन से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेट बना सकते हैं। तो दोनों कथन सही हैं। इसका आंसर सी होगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका है अपना। तो क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं। देखिए लिखा है जिस पदार्थ की धारण शक्ति यानी कि रिटेंटिविटी उच्च होती है वह निम्न में से क्या बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगर रिटेंटिविटी जिस मटेरियल की हाई होती है उससे हम स्थायी चुंबक बनाते हैं, यानी कि परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 लिखा हुआ है विद्युत युक्तियों में एक विद्युत चुंबक से सरलता से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने के लिए आसान तरीका है। तो दोस्तों देखिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको। सपोज करिए आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये आयरन की कोई कोर है और उस पर क्या है, कॉपर की वाइंडिंग्स हैं। तो हम क्या करते हैं, जब इसमें धारा देते हैं तो क्या होता है, ये मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, और बोल रहा है कि जो फ्लक्स बन रहा है इसको कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, परिवर्तित चेंज कैसे कर सकते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका होता है इसमें जो धारा आप दे रहे हैं उसके मान को चेंज करके। अगर धारा के मान को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा और घटाएंगे तो घटेगा। अब यहाँ पर ऑप्शन में बहुत सारे हैं कि टर्नों की संख्या को बढ़ाकर, तो सबसे आसान तरीका हमें ढूंढना है। तो सबसे आसान तरीका यही है कि हम इसमें धारा को चेंज कर दें, मतलब करंट को कम ज़्यादा करें तो फ्लक्स जो होगा वो भी चेंज होगा। और टर्नों की संख्या बढ़ा घटाकर वो थोड़े कठिन मेथड हो जाते हैं, इसलिए वो आंसर सही नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, धारा उत्तेजित कुंडली में धारा परिवर्तन कर। क्वेश्चन आंसर नंबर सी होगा 31 का। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए आप सभी लोग। 32 में लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी धातु अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आती है। अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत पूछा गया है। आपको कल दोस्तों मैंने वीडियो में बताया था कि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, लौह चुंबकीय क्या होते हैं और प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं, क्या उनकी परमिबिलिटी होती है, कौन कौन से उनके अंदर मटेरियल आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए। इसका आंसर खैर दोस्तों तांबा होगा। अनुचुंबकीय पदार्थ में जो कॉपर होता है वो आता है। ठीक है, अगर लौह चुंबकीय पूछता है तो आप लोग निकेल कर सकते हैं, कोबाल्ट कर सकते हैं, आयरन कर सकते हैं। ठीक है, उसी टाइप से प्रतिचुंबकीय भी होता है, वो भी अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 33 आप सभी लोग देखें। एक पदार्थ जिसकी धारण शक्ति निम्न है के लिए निर्माण किया जाता है। दोस्तों अभी धारण शक्ति उच्च थी तो हम उसका परमानेंट मैग्नेट बना रहे थे पिछले क्वेश्चन में। अब यहाँ पर धारण शक्ति निम्न है यानी कम है, तो उसका हम क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे, यानी कि वैद्युत चुंबक बनाएंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए होगा, वैद्युत चुंबक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबक का अनुप्रयोग नहीं है, यानी किससे हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो कॉलिंग बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक आयरन में अब बताइए यूज़ होता है कि नहीं, रिले में भी यूज़ होता है और ट्रांसफार्मर में भी यूज़ होता है। आयरन का मतलब है दोस्तों जो इस्त्री होती है, प्रेस जिसको कहते हैं, जिससे कपड़े हम लोग अपने प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं, उसकी बात हो रही है। तो वहाँ पर दोस्तों हीटिंग एलिमेंट होता है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट तो कहीं यूज़ ही नहीं होता, तो इसका आंसर यही होगा, इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, बी आंसर होगा 34 का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 का। निम्न में से किस विधि में चुंबक बनाए जाने वाली छड़ को कॉइल के बीच रखे जाने की आवश्यकता होती है। बीच में हम कहाँ रखते हैं बोला जा रहा है, तो ये वैद्युतिक विधि होती है दोस्तों। इसी में हम लोग क्या करते हैं, जो छड़ को रखा जाता है बीच में कॉइल के। ठीक है ना, तो ये हो गया 35वां क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखिए आप सभी लोग। लिखा हुआ है बिस्मथ एवं एंटीमनी डायामैग्नेटिक पदार्थ के उदाहरण हैं। तो डायामैग्नेटिक पदार्थ के उदाहरण हैं। आगे लिखा है इसकी चुंबकशीलता कितनी होती है। तो कल के वीडियो में मैंने तीनों मैग्नेटिक मटेरियल की चुंबकशीलता बताई थी।
जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनकी जो चुंबकशीलता होती है वो 100 से 1000 के बीच आप बोल सकते हो। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। अगर आपसे पूछता है अनुचुंबकीय पदार्थ की तो 1 से अधिक होती है, 1 से कुछ अधिक होती है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है। और अगर आपसे पूछता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तो उसकी 1 से कम होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर डायामैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात बोली जा रही है, तो इसकी क्या होगी, 1 से कम होगी, यानी आंसर जो जाएगा वो क्या जाएगा, बी जाएगा। ठीक है, 1 से कम। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए लिखा हुआ है पैरामैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकीयशीलता, यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ की बात कर रहा है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, 1 से अधिक होती है, लेकिन हज़ारों में नहीं होती, 1 से थोड़ी अधिक होती है। तो 1 से अधिक आंसर होगा। यहाँ पर 1 से कम है, ये आंसर नहीं होगा। और यहाँ पर 1 से 1000 के बीच में होती है, ये भी गलत हो जाएगा। 1 से 1000 के बीच में लौह चुंबकीय पदार्थ की होती है। ठीक है ना, तो आपका आंसर होगा ए, 1 से अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कौन सा पदार्थ पैरामैग्नेटिक द्रव्य के अंतर्गत आता है? तो 38वें नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। पैरामैग्नेटिक द्रव्य की बात करी गई है, इसका आंसर होगा एल्युमिनियम। ठीक है, द्रव्य मतलब पदार्थ की बात कर रहा है, और ये सारी चीज़ें मैंने कल बताई थी, तो आप जाके वहाँ पर ज़रूर वीडियो में देखें कि कौन कौन से मटेरियल किस किस कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं, 39, क्वेश्चन नंबर 39 पे हम लोग चलते हैं। लिखा, एक द्रव्य जिसे केवल बहुत कम चुंबकीय बनाया जा सकता है कहलाता है। बहुत कम चुंबकीय बनाया सकता है ये बोल रहा है, तो वो कौन सा मटेरियल कहलाता है दोस्तों? तो वो कहलाता है अनुचुंबकीय। अगर लौह चुंबकीय होते हैं वो बेसिकली मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो तो हो गया। प्रतिचुंबकीय मैग्नेट बन नहीं सकता, और अनुचुंबकीय में थोड़ा मैग्नेट का गुण आ सकता है, तो इसका आंसर होगा अनुचुंबकीय। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्न में से एक लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो 40 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। एल्युमिनियम जो है वो लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। निकिल, कोबाल्ट, आयरन, ये सारे लौह चुंबकीय पदार्थ हैं, अभी मैंने इसी वीडियो में आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्न में से कौन सा द्रव्य एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात बोली जा रही है दोस्तों। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है वो हमारा क्या है, कांच है। 41 का जो आंसर होगा वो बी होगा, कांच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग देख लीजिए। निम्न में से कौन सा द्रव्य एक लौह चुंबकीय पदार्थ है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ दोस्तों क्या होगा, स्टील होगा। 42 का आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी होगा। तो ये दोस्तों आज का हमारा चुंबकीय पदार्थों का या चुंबकत्व नाम के चैप्टर का दूसरा पार्ट था। इसका तीसरा पार्ट भी बनाऊंगा मैं, जिसमें और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कराऊंगा दोस्तों। मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की ही कोशिश आप लोग करें, क्योंकि क्वेश्चन अगर थ्योरी एक बार नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन में मैक्सिमम थ्योरी कवर हो सकती है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो। अगर आपने कुछ पढ़ रखा है तब तो आप जो है कर सकते हैं, लेकिन आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा एग्ज़ाम में आपके लिए सहायक होंगे। तो दोस्तों फ़िलहाल आज के वीडियो में इतना ही, और आगे हम लोग इसके क्वेश्चन कल करेंगे, जिसका थर्ड पार्ट मैं आपको बना के दूंगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। इस पर ITI से रिलेटेड और जो आपके वैकेंसीज़ आती हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन की और टेक्नीशियन की, इन सब की वैकेंसीज़ के लगातार पेपर्स को सॉल्व कराया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों।